नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी डूबती शाम का सपना। गांव में ये एक नया चेहरा था। नया चेहरा यानी नया आदमी। जीन्स टी शर्ट पहने ये आदमी चारों तरफ अपनी आंखों से ऐसे देख रहा था मानो सारी जमीन, जंगल, मकान और यहाँ तक कि आसमान को अपनी आंखों से पी जाएगा। ये कौन है? अपने महाराज थे ना, महाराज राजमोहन, उनका पोता है। क्या पूछ रहा है? आसपास की ज़मीन के बारे में पूछ रहा है कि ये किसकी ज़मीन है, यहाँ पानी कहाँ से आता है। काहे? पता चलेगा। उसकी गाड़ी पर जमी धूल को ड्राइवर पहुँच रहा था। गाड़ी इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत थी कि ज़्यादातर लोग उसकी गाड़ी के चारों तरफ खड़े उसे विस्मय से निहार रहे थे। यहाँ से नहर निकल रही है तो नया रोड बनेगा। इससे क्या होगा? नया रोड बनाने के लिए हमें आपको अपने खेत देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे से मतलब? वे आपस में बतिया रहे थे। उसने एक योजना बताई है। कैसी योजना? उनकी उत्सुकता बढ़ने लगी। ये जो हमारे खेत हैं, इनके बीच से चौड़ा रोड बनेगा। ये रोड पढ़रा गांव तक जाएगा जहां नदी है। नदी को चौड़ा किया जाएगा। उसी के किनारे वाली ज़मीन पर वो एक ऊंची इमारत बनाएगा। इमारत से एक रोड निकलेगा जो आगे चलकर महल तक जाएगा। हमने तो कभी महल देखा नहीं, पर कहते हैं वो महल राजा महाराजाओं की कहानियाँ बताता है। उसे सरकार सबके लिए खोल रही है। उसे देखने देश विदेश के लोग आएंगे। हम तो अपना खेत ना देंगे, क्या कहते हो? हम भी नहीं देंगे, अब और धोखा नहीं खाएंगे। महाराज का पोता है तो क्या जीवन भर की कमाई उसके कहने पर लुटा दें? सबके मन में रोष था, शिकायत थी, धोखा खाने और देने का भय था। शाम को चौपाल बुलाई गई। लोग जिज्ञासावश वहां पहुंच गए। अब ठगे जाने का कौन सा आकर्षण था, कौन सी लुभावनी बातें थीं? चौपाल क्या थी? महाराज के पोते ने अपने घर के बाहर सबको बुलाया था। पंच, सरपंच, बड़े बुजुर्ग और भी जानकार लोगों को। लोग सोच में डूबे थे। मन में शंकाएं उठ रही थी। यहाँ हर बाहरी व्यक्ति संशय में डाल देता है। महाराज का बेटा आता था तो वो भागवत कथा करवाता था। आसपास के लोगों का हुजूम लगता था। उन्होंने पुराने मकान की खपरेल की जगह पक्की छत डलवाई थी। जो कुआं मिट्टी और कचरे से भर गया था उसकी सफाई करवा कर गहरा करवाया था। पुराने पड़े मकानों को खरीद कर उसमें अपना सामान भर लिया था। वे हर साल आकर आश्वासन देते थे कि वे रिटायरमेंट के बाद यहीं पर रहेंगे, गांव का कायाकल्प करेंगे, गांव में कुछ नए काम करवाएंगे। लोग इंतज़ार करते रहे पर वे नहीं आए। फिर उन्होंने किसी और को रख दिया था अपनी खेती और घर की रखवाली के लिए। संयोग से उनके परिचित विधायक बन गए थे। विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई थी। लोगों को एक बार फिर अपने गांव में कुछ काम होने की आशा बंधी थी और हजारों साल से बेहड़ पड़े गांवों कस्बों के लोगों ने घेराबंदी करके उनसे अपने तालाब बनवाने, हैंडपंप लगवाने, अपने कर्ज माफ़ करवाने और अपनी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ नया कॉलेज और स्कूल खोलने की जिद पाल ली थी। बाकी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं? हाँ, अपने गांव में स्कूल कॉलेज की योजना लेकर महाराज का पोता आया था। फर्श बिछा दिया गया था। चाय की व्यवस्था थी। लालटेन की जगह लाइट जल रही थी। महाराज का पोता बाहर निकला। ऊंचा पूरा गठीला बदन, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आत्मीयता का भाव। सुना है बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर था। महाराज का पोता, जिसका नाम भरत है, ने हाथ जोड़कर थोड़ा झुककर सबको प्रणाम किया। फिर वहीं बैठ गया पालथी मारकर। आप सब अपना अपना परिचय दीजिए। मैं दादाजी के साथ आया करता था, तब आप लोगों में से बहुतों को जानता होऊंगा, पर बीच में बिल्कुल ही आना नहीं हो पाया। सबने अपना अपना नाम बताया। पापा जी का बहुत मन था कि वे यहाँ आकर रहें, अपने पूर्वजों की ज़मीन को और हरी भरी बनाएं। आपको पता होगा कि यहाँ से नहर निकल रही है, गाँव के रोड चौड़े किए जा रहे हैं। इससे हमारी ज़मीनों का रेट बढ़ जाएगा, फसल भी अच्छी होगी। आपने देखा कि हमारे गांव के लोगों के पास कोई काम नहीं है। सूखा और बाढ़ से बचाव के लिए हमने आज तक कोई उपाय नहीं सीखे हैं, ना सोचे हैं। मैं देख रहा था कि जहाँ घना जंगल था वहाँ पेड़ नहीं बचे। जो कुएं थे वे मैदान में बदल गए हैं। मुझे धुंधला सा याद है, अपने गांव में 6 कुएं थे। एक सूखता था तो दूसरा कुआं पानी देता था। एक भी हैंडपंप से पानी आज नहीं आ रहा। वो लगातार बोले जा रहा था।
उसकी आवाज़ धीमी थी, विनम्र थी और थी आत्मीयता से भरी। वो उन सबको विश्वास में ले रहा था, अपनी तरफ से विश्वास दिला रहा था कि मैं आप सबकी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, आपका भला करने आया हूँ। अब लोगों का तनाव थोड़ा थोड़ा कम हुआ। वे अपनी अपनी जगह से आगे खिसक कर एक गोलाकार समूह में बैठ गए। उन्हें उसकी आंखों में झांकता अपना गांव दिखाई दे रहा था। तो स्कूल और कॉलेज कौन खोलेगा? पूछो पूछो, ये या वो मंत्री? आप लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं और जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। अभी तक आपके साथ धोखा ही हुआ है, यानी लोगों ने आपसे विश्वासघात किया है। मुझे मालूम है कि पहले वाले मंत्री के कुछ लोगों ने आप लोगों के खेत लिए थे, आपको उसके बदले कुछ कमर्शियल ज़मीन देने के लिए बोला था, सालाना कुछ रुपए भी। हाँ हाँ भैया हाँ, कुछ को एक मुश्त रकम मिलने वाली थी ताकि आप एकदम परेशान ना हो। कितने लोगों ने अपने खेत दिए थे और कितना पैसा अभी तक आप लोगों को मिला? 6 लोगों ने। उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा स्कूल और कॉलेज बनेगा, उसी में रहने की व्यवस्था होगी, खेल का मैदान बनेगा, सब चीज़ अपनी होगी, सारी सब्जियां, फल, अनाज उगाएंगे, दही, घी, बिस्किट सब कुछ बनाएंगे। फिर क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं हुआ भैया, हमारे खेतों को खोद डाला, फसलें चौपट हो गई, उसके बदले हमें जो ज़मीन दी गई थी वो भी फर्जी निकली थी। अभी तक इस साल का पैसा भी नहीं मिला। हमने कर्ज पर पैसा ना उठाया होता तो भूखों मर जाते। अगर आगे भी पैसा नहीं मिला तो हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भैया आप आए हो तो कुछ सोचो, कुछ करो, हम तो धोखा खा गए। कहते कहते किसानों की आंखों में आंसू आ गए। भैया ऐसा कौन आदमी होगा जो हमारे लिए सोचेगा, हमारे काम करवाएगा, हमारी मुसीबतों में साथ खड़ा होगा? कोई है अवतारी मानुष? कोई तो आए और देखे कि हम किस हाल में हैं। सरकार बदलती है, नीतियां बदलती हैं, नए नाम होते हैं, पर उनके भीतर का इंसान लगभग एक जैसा होता है। अब ये ठगन विद्या बंद होनी चाहिए भैया। उन सब में जोश आ गया था। वे सब हारी बाजी जीतने की ख्वाहिश पुनः पालने लगे थे। उनके मरे हुए सपने पुनः जीवित होने लगे। हरी भरी लहराती फसलें उनकी आंखों के सामने लहराने लगीं। उन्हें लग रहा था कि वे दोबारा अपने खेतों के मालिक बन जाएंगे। अपने अपने खेतों की सूची बना कर दो, नाम, पता, कब कितना पैसा मिला, कागज होंगे कोई? जी भैया, एग्रीमेंट के कागज हैं, लिखा पढ़ी सब पक्की थी, पर लेन देन उतना ही कच्चा। तो कल आप लोग अपने अपने कागज लेकर आइए, देखते हैं क्या हो सकता है। मुआवजा मिला था? जमीन की क्या कीमत थी? सब कागज देखने पर पता चलेगा। सब कुछ तो कागजों में लिखा है भैया। जब उनका सारा खेल समझ में आता तब तक तो हम लुट चुके थे। महाराज का पोता इंजीनियर है, MBA है, एक भारतीय कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर था। शुरू शुरू में उसे पैसे की लालसा इतनी अधिक थी कि वो अपनी माँ को 5,000 रुपये तक घर चलाने के लिए नहीं देता था। पर पिछले कई वर्षों में उसका जीवन ऐसी उतार चढ़ाव वाली पगडंडियों से गुजरा था कि वो स्तब्ध रह गया था। तब उसे एहसास हुआ कि अपनी चीज़ छिन जाने का आघात कितना आत्मघाती होता है। अपनी नौकरी जाने का सदमा उसे इस कदर खा गया था कि वो महीनों तक नॉर्मल नहीं हो पाया था। तब उसे एक एक वो चीज़ें संतप्त करने लगी थीं जिनके कारण कोई व्यक्ति ठगा जाता है। कभी कभार दादाजी आकर उसे गांव के हालात के बारे में बताते थे। तब उसे दादाजी की बातें कितनी आदर्शवादी और भावुक लगती थीं। वो दादाजी का मजाक उड़ाता था। वो गांव वालों से चिढ़ता था। बाद में वो अपने पिता से लड़ता रहा कि वे बार बार गांव क्यों जाते हैं, क्यों गांव की ज़मीन का लालच उनके मन में बसा हुआ है। वो बार बार एक ही बात कहता था कि रिटायरमेंट के बाद आराम की ज़िंदगी जियो, क्यों कष्ट उठाते हो। लेकिन आज जब वो यहाँ स्वयं आया है, स्वयं की आंखों से सब कुछ देख परख रहा है, तो बेचैन और विस्मित होकर यही सोच रहा है कि पापा जी को यहाँ आकर क्या अच्छा लगता होगा। बड़ा मकान, 6 कमरे, बीच में आंगन, हवा से लहराती पीपल की शाखाएं, ऊपर दिखता चांद, टिमटिमाते नक्षत्र। जैसे जैसे रात्रि ढल रही है, बादल घिरते आ रहे थे, हवा तेज होने लगी थी। बच्चे पहली बार आए हैं, कहीं वे डर ना जाएं, इसलिए भरत अंदर के कमरे में उन्हें ले आया। बस इतनी लाइट थी कि पंखा चल सकता था। उसे कुछ कुछ धुंधला सा याद आया कि बचपन में दादाजी अपनी गोद में लिटाकर उसको कहानियाँ सुनाया करते थे। कहानी सुनते सुनते वो सो जाया करता था। 48 साल की उम्र में उसने कभी अपने बच्चे को कहानी नहीं सुनाई थी।
उसे कोई कहानी याद भी नहीं थी। वो कहानी याद कर रहा था, पर उसके दिमाग में उन सबके चेहरे आ खड़े हुए। उन चेहरों पर उदासी भरे हाव भाव, उनकी बातें, उनकी चिंताएं। उन चिंताओं से उबरने की कितनी छटपटाहट भरी हुई थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ले लिया है, पता नहीं पूरा भी हो पाएगा या नहीं। इन लोगों के काम करवा भी पाऊंगा या नहीं। मेरा गांव पहले वाला गांव रहेगा भी या नहीं। गांव की वो रौनक, वो हरियाली, वो मस्ती वापस लौट भी पाएगी या नहीं। सोचते सोचते कब उसको नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो बाहर तेज शोर था, पक्षियों का कलरव, लोगों का आना जाना, दूर दूर तक फैली चमकती धूप, एकदम नई सी सुबह, ताजगी से भरी सुबह। भरत बाहर निकला, बच्चों के साथ वहीं बैठ गया, सबको आते जाते देखता रहा। कुछ लोग उसे अचरज से देख रहे थे तो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे थे। वो जल्द जल्द तैयार होकर उन 6 किसानों तथा अन्य लोगों के साथ बैठना चाहता था, बात करना चाहता था। जो कागज़ों पर लिखा गया था, जो कागज़ों में था, उन्हें ठीक से समझना और पढ़ना चाहता था। उसके सामने अपनी योजना को पूर्ण करने की चुनौती थी, अन्यथा इनकी नज़रों में वो भी उन लोगों की तरह झूठा, विश्वासघाती, स्वार्थी और अवसरवादी बन जाएगा। एक लंबी लड़ाई के लिए वो स्वयं को तैयार कर रहा था, क्योंकि इस बार उसकी लड़ाई स्वयं के लिए नहीं, अपने गांव के लिए शुरू होने वाली थी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी डूबती शाम का सपना। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको याद दिला दूं कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।